नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज आपसे बात करूंगा क्षमादान की शक्तियों पर, राइट टू ग्रांट पार्डन। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बिल्किस बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला देते हुए उस सज़ा को फिर से बहाल कर दिया है, जिसमें कि गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के दोषियों को माफ करने की घोषणा की थी। तो हमारे सहयोगी और मित्र अभिषेक ने आज आपको एक शॉर्ट वीडियो बिल्किस बानो के मामले पर बनाया और दिया, वो आप सब लोग देख चुके हैं। इसलिए मैं बिल्किस बानो के मामले पर बात नहीं करूंगा, बल्कि इस पर बात करूंगा कि ये क्षमादान करने की प्रक्रिया है कैसे और इसका उपयोग कैसे किया जाता है, उसके लिए प्रावधान संविधान में कहाँ है। So we will talk about not the actual matter of Bilkis Bano, but we will talk about the method and manner of granting the pardon, how it is done, where it is given in the constitution and how it is exercised. तो सबसे पहली बात तो भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार अनुच्छेद 72 में प्राप्त है। अंडर आर्टिकल 72, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन द राइट टू ग्रांट पार्डन। इसी तरह से राज्य सरकारों में राज्यपाल को भी क्षमा करने का अधिकार है। दोनों में अंतर यह है कि राष्ट्रपति जो हैं मृत्युदंड क्षमा कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकते। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल या मिलिट्री पनिशमेंट को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर को ये राइट नहीं है। तीसरा, ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि यूनियन लॉ से जुड़े हुए ऑफेंसेस से संबंधित हैं, उन पर प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं, जबकि स्टेट लॉ से जुड़े हुए ऑफेंसेस पर गवर्नर को पार्डन करने का राइट है। अब जब हम बात पार्डन या क्षमा या क्लीमेंसी की करते हैं, तो हमें 2-3-4 चीजें यहां समझना आवश्यक है कि पार्डन या क्षमादान 4 तरह का होता है: रेप्राइम, रेस्पाइट, रेमिशन एंड कॉम्यूट। ये आपको ध्यान रखना होगा। प्रविलंबन, रेमिशन के लिए परिहार, एंड कम्यूट इज लघुकरण। Reprieve means to adjourn or suspend the death sentence for some time, यानी कि कुछ समय के लिए मृत्यु दंड को टाल देना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जब श्री राजीव गांधी के हत्या के संबंध में उनके जो दोषी न्यायालय में पाए गए, उनको श्री परम्बुदूर की जिला अदालत ने फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस, सजाए मौत का फैसला सुनाया, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। और जब फांसी का वक्त आया तो जो उस समय उनकी साजिश में, हत्या में शामिल लोग थे, उसमें एक महिला जिसका नाम नलिनी था, वो जांच में पता चला कि प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, मां बनने वाली। और तब ये निर्णय लिया गया कि जो बच्चा अभी तक जन्म ही नहीं लिया है, उस अबोध शिशु का इस अपराध से कोई संबंध नहीं है। Child which has not yet been born has no connection with this crime, and therefore till Nalini gives birth to a child, her death sentence is adjourned. तो जब तक नलिनी अपने बच्चे को जन्म नहीं देती थी, तब तक उसका मृत्युदंड टाल दिया जाता उस समय तक के लिए। तो इसको क्या कहेंगे? रेप्राइम, प्रविलंबन, सस्पेंशन ऑफ द डेथ सेंटेंस फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए मृत्युदंड को टाल देना। रेस्पाइट, विराम, यानी कि चेंजिंग द नेचर ऑफ पनिशमेंट, प्रोनाउंसिंग द लेसर सेंटेंस। जब भी हम किसी दंड की प्रकृति में बदलाव करके दंड की मात्रा को न्यून कर देते हैं, तो उसे हम विराम कहते हैं। जैसे कि मान लें, अगर किसी को 15 साल कैद बामशक्कत
या सश्रम कारावास या 15 ईयर रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, उसको चेंज करके 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया जाए या कोई और दंड दे दिया जाए, रिगरस इम्प्रिजनमेंट को सिंपल इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया जाए, जो सश्रम कारावास है उसको साधारण कारावास में बदल दिया जाए या जुर्माने में बदल दिया जाए, तो इससे क्या हुआ, नेचर ऑफ सेंटेंस जो था वो चेंज हो गया, जो दंड की प्रकृति थी उसमें बदलाव हो गया और नया दंड मिला जो कि उससे कम इंटेंसिटी का था, जिसकी तीव्रता उससे कम थी। इट वाज ऑफ लेस इंटेंस नेचर एंड द नेचर ऑफ द जजमेंट वाज आल्सो चेंज, दैट इज कॉल्ड रेस्पाइट, विराम। लेकिन रेमिशन या परिहार का अर्थ होता है कि जब जजमेंट में जो सेंटेंस दिया गया है, जो पनिशमेंट दिया गया है, उसके प्रकृति में बदलाव न करके उसकी अवधि या उसके तीव्रता को न्यून कर दिया जाए, तो हम उसे कहते हैं परिहार। दैट इज नॉट द चेंजिंग ऑफ द नेचर ऑफ पनिशमेंट, रादर रिड्यूसिंग द पनिशमेंट, रिड्यूसिंग द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड रेमिशन। यानी कि अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर कि अगर किसी को 15 साल सश्रम कारावास रिगरस पनिशमेंट दिया गया है, कैद बामशक्कत है, उसको घटा करके 5 साल कर दिया जाए कैद बामशक्कत, रिगरस इम्प्रिजनमेंट या सश्रम कारावास जिसको हम कह रहे हैं, यानी कि दंड की प्रकृति में बदलाव नहीं किया है, नेचर ऑफ द सेंटेंस हैज नॉट चेंज्ड बट द पनिशमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड रेमिशन, परिहार। और जब भी कभी किसी भी कारण से मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए तो उसे कहते हैं लघुकरण। कॉम्यूट मीन्स टू चेंज द डेथ सेंटेंस इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो अब आपको यहां पर चारों का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर हम यूपीएससी के लिहाज से देखें या सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिहाज से देखें, अगर प्रीलिम्स में सवाल आता है मैच दी फॉलोइंग, तो आप एक तरफ रेप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन, कम्यूट, प्रविलंबन, विराम, परिहार या लघुकरण है, तो प्रविलंबन का अर्थ हो गया कि टू एडजॉर्न द डेथ सेंटेंस फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए मृत्यु दंड को टाल देना। विराम का मतलब हो गया टू प्रोवाइड द लेसर सेंटेंस बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ द पनिशमेंट, दंड की प्रकृति में बदलाव करते उसे न्यून कर देना। रेमिशन का अर्थ हो गया टू रिड्यूस द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द नेचर, जबकि दंड की प्रकृति में बिना बदलाव के हुए दंड की मात्रा को कम कर देना। और कम्यूट या लघुकरण का अर्थ हो गया टू चेंज डेथ सेंटेंस इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना। अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है? इसकी प्रक्रिया ये होती है कि जब कभी भी सेशंस कोर्ट के द्वारा, सत्र न्यायालय के द्वारा ऐसे मामलों में मुकदमा चलने के बाद फांसी की सजा का ऐलान होता है, तो फिर डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट उसकी अपने आप सुनवाई करती है और फिर उसमें अपील होती है जिसमें दोबारा हाई कोर्ट में सुनवाई होती है। अगर डिवीजन बेंच ने उसे अपहोल्ड किया, उस जजमेंट को सही माना, और उसके बाद भी अगर हाई कोर्ट ने भी फिर से फांसी की सजा को बहाल रखा, मृत्यु दंड को बहाल रखा, तो सर्वोच्च न्यायालय इस मामले का परीक्षण करता है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड दिस मैटर। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये निर्णय लेता है कि इसमें मृत्यु दंड को जारी रखना उचित है, मृत्यु दंड बहाल रखा जाए, डेथ सेंटेंस इज टू बी होल्ड, तो फिर कई सारे मल्टी लेयर्ड स्क्रीनिंग के बाद ये फैसला होता है कि इसमें फांसी की सजा होनी है, डेथ सेंटेंस होना है या नहीं होना है। जब सुप्रीम कोर्ट ये तय कर देता है कि डेथ सेंटेंस होना है, तो फिर जिसके खिलाफ ये सजाए मौत का ऐलान किया गया है उसको ये अधिकार है कि वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से सीधे भारत सरकार के राष्ट्रपति के कार्यालय में अप्रोच कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है, जिसको क्लीमेंसी पिटीशन या क्षमादान याचिका कहते हैं। भारत सरकार के पास राष्ट्रपति भवन का कार्यालय इस याचिका को पुनर्विचार के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजता है, टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस मामले की 2 फाइलें तैयार करा करके एक फाइल जो संबंधित राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास भेजती है और दूसरी फाइल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास
विधि और न्याय मंत्रालय के पास जाती है। फिर दोनों जगहों से जो भी विचार विमर्श प्राप्त होता है, वॉट एवर ओपिनियन इज ऑब्टेन्ड, उसके आधार पर फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स द फाइनल डिसीजन। भारत सरकार का गृह मंत्रालय अंतिम निर्णय लेता है और उसके बाद फाइल को यूनियन कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, संघ सरकार के मंत्रिमंडल में। फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह फैसला होता है कि क्षमादान करना है या नहीं करना है, क्लेमेंसी हैज टू बी ग्रांटेड और नॉट, शुड डेथ सेंटेंस बी पार्डन्ड और नॉट, क्या मृत्युदंड को क्षमा किया जाए। और जो भी निर्णय प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की बैठक में गृह मंत्रालय से विचार विमर्श करने के बाद लिया जाता है, उसकी सूचना राष्ट्रपति कार्यालय को दे दी जाती है। राष्ट्रपति कार्यालय के पास वह फाइल पहुंचती है जिस पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करते हैं और फिर उस फाइल को गृह मंत्रालय के पास जो भी अधिसूचना जारी हुई है उसके क्रियान्वयन के लिए उसे सौंप दिया जाता है। एंड देन after the approval, assent and signature of the president, the file is sent back to the Ministry of Home Affairs to the Government of India to execute the orders। और इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। अब यहाँ बात ध्यान रखने की ये है कि आमतौर पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा दिए गए क्षमादान के मामलों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन उसको ये अधिकार है कि अगर जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय या राजनीतिक आधार पर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता हो कि क्षमादान की शक्ति का दुरुपयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा किया गया है, तो फिर न्यायिक पुनर्विचार किया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है और न्यायपालिका उसे रद्द भी कर सकती है, जैसा कि आपने हाल ही में बिल्किस बानो के मामले में देखा। तो जनरली दी pardon powers of the president and governor are not intervened by judiciary, but if prima facie it is found that it has been grossly misused on the basis of caste, community, religion or political or ideological lines, then judiciary may review it and may even cancel or terminate the pardon, as it has been done in the case of Bilkis Bano matter। इस तरह से ऐसे कई महत्वपूर्ण मामले हैं जिसमें मारूराम बनाम भारत संघ, मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और अब हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है बिल्किस बानो के मामले में। और कुछ राज्य सरकारों में भी इस तरीके के पहले बहुत सारे फैसले हो चुके हैं जिसमें कि न्यायपालिका ने क्षमादान करने के बाद उसे निरस्त कर दिया है। There are many such instances where the judiciary has quashed or terminated the pardon power exercised by the governor in the state। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान के मामले में या राज्यपाल के द्वारा क्षमादान के मामले में न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, राइट टू जुडिशियल रिव्यू में टेक प्लेस। और इसके लिए बिल्किस बानो का उदाहरण आपके सामने है। और बिल्किस बानो का पूरा मामला क्या था इसके बारे में मेरे कॉलीग अभिषेक पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप में से कोई उसको अभी तक नहीं देखे हैं या उसको देखना चाहते हैं या दोबारा आप अपनी क्लैरिटी के लिए, अपनी स्पष्टता के लिए उसे समझना चाहते हैं, तो आप पुनः इस दिए गए लिंक पर विजिट करें और इस वीडियो को देखें जिसमें बिल्किस बानो से संबंधित पूरे मामले को बड़े विस्तार से समझाया गया है। इसलिए मैं आपको उसके विषय में नहीं बता रहा था, मैंने आपको सोचा आई मस्ट एक्सप्लेन टू यू द प्रोसीडियर्स, द मेथड एंड मैनर इन विच द पार्डन इज एक्सरसाइज्ड एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्डन। धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य ऐसे ज्वलंत और नए मुद्दे पर जिससे हमारे और आपके सिविल सेवा या न्यायिक सेवा की परीक्षा से जुड़े हुए प्रश्नों के समाधान, उत्तर और संतोषजनक ढंग से उस विषय को समझने में सफलता मिले। आपकी सिविल सेवा और न्यायिक सेवा में सफलता हो, आने वाली परीक्षाओं में आप आगे कामयाब हो, उसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।